देखिए डिटर्मिनेंट चैप्टर जो हमारा है फोर्थ चैप्टर, उसमें एक्सरसाइज 4.1 के बाद जब हम लोग 4.2 करेंगे तो उसके लिए हम लोग को इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स जानना, कि प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स आखिर होते क्या हैं और इनका यूज़ कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बताते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम इफ रो एंड कॉलम इंटरचेंज, ट्रांसपोज इज टेकन। मतलब इंटरचेंज होने को ही हम ट्रांसपोज कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे एक हिंट के लिए ट्रांसपोज इज टेकन भी लिखा है। ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है, अगर रो एंड कॉलम को चेंज करते हैं, रो एंड कॉलम को चेंज करने पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। वैल्यू क्या होती है, जब हम लोग हमारे डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करते हैं, एक्सपांड करने पे जो हमारी वैल्यूज आती है वो दोनों अगर आप इंटरचेंज भी करेंगे तब भी सेम रहेगी और डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तब भी सेम रहेगी। चलिए मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ। यहाँ पे है डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1 2 3 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें लिखा हुआ चाहे आप रो को चेंज करें चाहे आप कॉलम को चेंज करें, ठीक है, लेकिन वैल्यू जो है हमारी सेम रहती है। तो पहले हम लोग नॉर्मल में करते हैं, फिर हम लोग चेंज करके करेंगे। ठीक है, पहले हम इसको नॉर्मली एक्सपांड करेंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ को। 1 × 4 इज़ 4 एंड 3 2 ज़ा 6, पर बीच में माइनस एज इट इज़। ठीक है, सॉल्व करने पर क्या आएगा, -2। अब देखिए, इफ रो एंड कॉलम इंटरचेंज देन, अगर रो एंड कॉलम इंटरचेंज होती हैं तब क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा डिटर्मिनेंट्स इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हमने क्या चेंज किया, रो को, ये जो रो हमारी, अब देखिए आप लोग अगर भूल गए हो तो रो इस तरीके से होती है और कॉलम इस तरीके से होती है। ठीक है, तो हम R1 जो हमारी रो है उसको कॉलम में लिख देंगे, दोनों जो रो है हमारी उसको हम कॉलम में लिख देंगे। तो मतलब एक ये रो और एक ये रो, तो इसको किस में चेंज कर देंगे हम, कॉलम में। तो 1 एंड 2 किस में चेंज हो जाएंगे, कॉलम में। 1 एंड 2, 3 एंड 4, ये पहले इस तरीके से लिखा था, अब हमारे कॉलम पैटर्न में लिख जाएगा। अब हम इसको एक्सपांड करके देखेंगे तो हमारी जो एक्सपांड की नॉर्मल वैल्यू है वही वैल्यू हम लोग उसको इंटरचेंज करेंगे ना तब भी सेम आएगी। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। तो ये देखिए 1 × 4 - 3 × 2, तो यहाँ पे आएगा 4, 4 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, -2। इसका मतलब कि अगर आप रो को और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तब भी जो हमारी वैल्यू है एक्सपांड करने की, डिटर्मिनेंट की जो हमारी वैल्यू है वो सेम ही आती है। ठीक है, तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब देखते हैं हम हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, किसी भी रो का कोई भी एलिमेंट या कॉलम ज़ीरो होता है तो देन उसकी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो होती है। इसका मीन्स ये है कि चाहे आपके रो में रो की तीनों साइड में ज़ीरो हो, चाहे आपके कॉलम की साइड में ज़ीरो हो, अगर तीनों एलिमेंट्स जो हैं, कोई भी तीनों एलिमेंट्स किसी भी साइड के अगर ज़ीरो होते हैं तो पूरी वैल्यू डिटर्मिनेंट की ज़ीरो बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए हमारी रो जो है R1 रो जो है ये ज़ीरो है। ठीक है, इसका मतलब हमारा पूरा डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलरली अगर हमारी कॉलम पूरी ज़ीरो है, अगर हमारी पूरी कॉलम ज़ीरो है तब भी हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसका मतलब चाहे आपके रो में कोई किसी भी एलिमेंट में, चाहे रो 1 में अगर ज़ीरो है तब भी ज़ीरो होगा, रो 2 में अगर इसी लाइन से 0 0 है तब भी वो ओवरऑल ज़ीरो हो जाएगा, अगर रो 3 में भी पूरा ज़ीरो है तो ओवरऑल वो भी ज़ीरो ही आएगा। सिमिलरली कॉलम में भी ऐसा होता है, चाहे C1 में पूरा ज़ीरो हो तो ज़ीरो आएगा, C2 में पूरी वैल्यू ज़ीरो हो तो भी ज़ीरो आएगी ओवरऑल वैल्यू, अगर C3 के सारे एलिमेंट ज़ीरो है तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो आएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी समझ में आ गई, चाहे रो में ज़ीरो हो चाहे कॉलम में ज़ीरो हो, लेकिन ओवरऑल डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो में चेंज हो जाता है। अब हमारी प्रॉपर्टी 3 देखते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी 3 देखिए, इफ एनी रो एंड कॉलम आर सेम देन डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो। अगर रो एंड कॉलम एक था कि अगर कोई भी वैल्यू रो या कॉलम में अगर सेम हो, मतलब सेम वैल्यू 0 0 अगर आती हैं, अगर कोई भी वैल्यू 0 0 0 आती है चाहे वो रो में हो चाहे कॉलम में हो तो हमारा डिटर्मिनेंट ज़ीरो रहता है। इसमें यह है कि एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू रो एंड कॉलम में अगर सेम होगी तब भी हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो आएगा, चाहे वो रो में हो चाहे वो कॉलम में सेम हो। फॉर एग्जाम्पल हमारी रो 1 की वैल्यू और रो 2 की वैल्यू सेम है, इसका मतलब हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, क्योंकि वो आइडेंटिकल बन जाता है। सिमिलरली अगर हम लोग कॉलम में वैल्यू सेम लिखते हैं, जैसे 1 2 3, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए
कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों की वैल्यू सेम है, C1 और C2 जो है वो सेम है, इसका मतलब कि ये जो वैल्यूज़ है हमारी क्या हो जाएंगी, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी बताया जा रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि R1 एंड R2 आइडेंटिकल, देन हमारा जो डिटरमिनेंट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कॉलम के लिए भी इसी तरीके से वेरीफाइड है, और रो के लिए भी इसी तरीके से वेरीफाइड है, और कॉलम के लिए भी इसी तरीके से ये वेरीफाई है। चलिए अब हमारी प्रॉपर्टी 4 देखते हैं। प्रॉपर्टी 4 में देखेंगे आप, इफ एनी टू रोज एंड कॉलम, कोई भी दो रो या कॉलम आर इंटरचेंज होती है, देन साइन ऑफ डेल्टा इज चेंज, तो डेल्टा का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अब चलिए मैं बताती हूँ एग्जाम्पल के साथ कि इसका करेक्ट मीनिंग है क्या। ये देखिए यहाँ पे हमारा डेल्टा हमको दिया हुआ है 172251343। यहाँ पे इसने क्या कहा है, अगर हमारा रो या कॉलम कोई भी दो, एक नहीं कोई भी दो रोज, तभी ना पता चलेगा कि चेंज हो रहा है, तो इसलिए हम लोग को दो चाहिए होती हैं, ठीक है। तो कोई भी दो रोज जो इंटरचेंज हो रही हो, ठीक है, तो उनके साइन भी इंटरचेंज, मतलब उनका साइन चेंज हो जाता है। अगर कोई भी रो या कॉलम इंटरचेंज हो रही है अपनी मतलब रो जो है, कोई भी दो रो इंटरचेंज होगी, मतलब R1 में जो वैल्यूज है वो R2 में चली जाएंगी और R2 की वैल्यू R1 में चली जाएंगी, या फिर कॉलम 1 की वैल्यू कॉलम 2 में चली जाए और कॉलम 2 की वैल्यू कॉलम 1 में चली जाए, ठीक है। इस तरीके का अगर इंटरचेंज होता है तो जो साइन है वो चेंज होगा डिटरमिनेंट का, ठीक है। जो डिटरमिनेंट का साइन है वो क्या हो जाएगा, हमारा चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, C1 और C2 को इंटरचेंज कर देंगे। C1 की जो वैल्यू है, आपको पता होगा कि रो जो है वो इस तरीके से होता है, कॉलम जो है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा कॉलम 1 है और कॉलम 2 है, इसको इंटरचेंज करेंगे। 1 की जगह पे 2 की वैल्यूज आ जाएंगी, 2 की जगह पे 1 की वैल्यूज आ जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। तो ये देखिए डेल्टा इक्वल टू -1, ये -1 इसलिए आया है क्योंकि हमारा C1 और C2 जो है वो इंटरचेंज हुआ है। C1 की जगह पे C2 की वैल्यू आ गई है और C2 की जगह पे C1 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। इसीलिए इनका साइन चेंज के कारण से यहाँ पे क्या आ गया, हमारा -1। अब यही चीज़ अगर हम लोग रो के लिए भी लगाएं, जैसे रो क्या है हमारी ये, तो हम क्या करें कि R1 और R2 को चेंज करें। R1 की जगह पे R2 की वैल्यू आएंगी, R2 की जगह पे R1 की वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अगेन R1 इंटरचेंज विथ R2, तो क्या होगा, एक और माइनस का साइन आ जाएगा। जितने बार आप लोग इंटरचेंज करेंगे उतने बार वैल्यू जो है उसके, हमारे जो एलिमेंट्स है उसके बाहर के साइड में जो है माइनस का साइन आता जाएगा। जितने बार आप लोग चेंज करेंगे उतने बार यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ठीक है। समझ गए, रो को चाहे चेंज करें चाहे आप लोग कॉलम को चेंज करें, लेकिन अगर आप लोग चेंज कर रहे हैं तो बाहर जो है वो माइनस का साइन आता जाएगा, ठीक है। उसी को हम कहते हैं कि इंटरचेंज करते समय डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है। उसका मीनिंग यही होता है कि जब भी हम लोग इंटरचेंज करेंगे, चाहे वो रो में करें चाहे हम लोग कॉलम में करें, लेकिन उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। चलिए अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी 5। अब प्रॉपर्टी 5 देखते हैं हम लोग। इफ एनी रो एंड कॉलम इज एडेड, कोई भी रो या कॉलम अगर ऐड होती है और सब्ट्रैक्ट होती है टू अनदर रो एंड कॉलम, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स सेम। देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम का मतलब ये है कि चाहे आप लोग R1 में, जब हम लोग नहीं हम ऑपरेशन लगाया करते थे मैट्रिक्स में, एक्सरसाइज 3.4 में जितने भी ऑपरेशंस लगाए गए हैं, तो उसमें जिस जगह पे हम लोग ऑपरेशन लगाते थे सिर्फ उसमें चेंजेस आते थे, बाकी की जो वैल्यूज़ रहती जैसे R2 और R3 है वो सेम रहती थी, रिमेन सेम। वही यहाँ पे भी बोला गया है इस प्रॉपर्टी में कि अगर हम लोग इफ़ एनी रो एंड कॉलम इज एडेड, कोई भी रो और कॉलम अगर ऐड होती है, एक तो ऐड या तो वो सब्ट्रैक्ट, चाहे वो ऐड हो चाहे वो सब्ट्रैक्ट हो किसी भी रो एंड कॉलम से, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम, तो बाकी जो वैल्यूज है डिटर्मिनेंट की वो रिमेन सेम रही आती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू 177246315। अब हम क्या करेंगे, R1 प्लस R2 कर देंगे, R1 इक्वल्स टू R1 प्लस R2। R1 और R2 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो यहाँ पे देखिए R1 की जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे हैं, ठीक है। इसमें हम लोग ये ऐड कर रहे हैं, चेंजेस किस में आएंगे, सिर्फ और सिर्फ R1 में। क्यों, क्योंकि ऑपरेशन किस पे लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ R1 में, पर बाकी जितनी भी वैल्यूज़ है R2 और R3 रिमेन सेम। वही चीज़ यहाँ पे है, देखिए R2 की वैल्यू 741 एज इट इज़, R3 की वैल्यू 765 वो भी एज इट इज। सिर्फ चेंजेस किस में आएंगे, जिसमें हमारा ऑपरेशन लग रहा है फर्स्ट वाले में, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। प्रॉपर्टी का मीनिंग समझ गए, ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको अभी आगे एक्सरसाइज में यूज़ में आएंगी, इसलिए एक एक करके समझा दे रहे हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी 6 पे। प्रॉपर्टी 6 आप देखिए, इफ़ ईच एलिमेंट्स ऑफ अ रो एंड कॉलम इज मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर देन एड सब्ट्रैक्ट टू अनदर रो एंड कॉलम, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम।
प्रॉपर्टी 6 और प्रॉपर्टी 5 ऑलमोस्ट सेम है। इसमें बात कर रहे थे हम लोग प्लस और माइनस, ऐड और सब्ट्रैक्ट की। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट ऐड जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई की भी बात की जाए, ज़्यादातर उसमें हम लोग किसी भी वैल्यू में डायरेक्टली डिवाइड नहीं करते ना, इसलिए मल्टीप्लाई की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ रो एंड कॉलम, सारे एलिमेंट चाहे वो कोई से भी हों, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं किसी भी रो किसी भी नंबर के साथ, अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है किसी भी रो या कॉलम के साथ में, तो उसमें जो है देन ऐड सब्ट्रैक्ट टू अनदर रो, और अगर किसी भी नंबर का अंदर किसी भी रो या कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाई होने के बाद उसकी वैल्यू को अनदर रो एंड कॉलम के साथ या तो ऐड किया जाए या तो सब्ट्रैक्ट किया जाए, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। तो जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है वो क्या रहती है, सेम ही रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसमें किसी भी टू के साथ अगर इसका मल्टीप्लाई कर दूँ, रो 1 के साथ, रो 2 के साथ या किसी के भी साथ, उसके बाद अगर किसी को भी किसी से भी माइनस करूँ, तो जिसके साथ ऑपरेशन लग रहा है वो उसी के साथ माइनस होगा, बाकी की तो जितनी भी वैल्यूज़ है वो सेम ही रहेंगी। वही चीज़ इसमें प्रॉपर्टी 6 में कहा जा रहा है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या है, हमारा डिटर्मिनेंट एक है 1 2 7 5, और इसमें हम लोग क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, C1। ये रही कॉलम 1, रो जो होती है वो इस तरीके से होती है, कॉलम जो है वो इस तरीके से रहती है, बता रखा है मैंने। यहाँ पे है 1 and 7, यहाँ पे है 2 and 5। सबसे पहले देखिए चेंजेस किस में आएंगे, कॉलम 1, मतलब इस वाली इस वाली कॉलम में चेंजेस आएंगे, बाकी जो हमारी सेकंड कॉलम है वो सेम रहेगी। चेंजेस क्या आ रहे हैं, हम इसको C2 को जो है इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इसमें ऐड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने पहले इसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, फिर इसको ऐड किया, मतलब 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 प्लस 1 इज़ 5, एंड 2 इंटू 2 इज़ 5 इंटू 2 इज़ 10, एंड 10 प्लस 7 इज़ 17। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। इसके बाद एक बार हमने रो की कंडीशन को वेरीफाई किया, मतलब ऑपरेशन रो का लगाया, अब हम ऑपरेशन लगाते हैं कॉलम का। तो कॉलम में ऑपरेशन देखिए हम क्या किस में चेंजेस लाएंगे, R1 में। R1 कौन सा है, 5 and 2। R1 में क्या चेंजेस लाने हैं, R1 प्लस 2 R2, सेकेंड वाले में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और फिर पहले वाले में प्लस करना है। एक बार मल्टीप्लाई भी हो गया हमारा, फिर पहले वाले के साथ प्लस भी हो गया। ऑपरेशंस लग रहे हैं लेकिन वैल्यूज़ जो है वो सेम है, वैल्यूज़ जो है सेम है, मतलब कि अगर हम लोग ऑपरेशन इस पे लगाते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू सेम होगी, अगर हम लोग नीचे वाले पे ऑपरेशन लगाएंगे तो पहली वाली वैल्यू सेम होगी, अगर हम पहली वाली पे ऑपरेशन लगाते हैं तो नीचे वाली वैल्यू जो है वो सेम रहती है, ठीक है। इसी को ऑपरेशन कहते हैं मैट्रिक्स में, और यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी बेस्ड रहती है। इसमें मैंने आपको रो से भी समझा दिया, कॉलम से भी समझा दिया। एक बार हम सॉल्व करके भी देखते हैं। R2 में जो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद 5 से प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 39। सिमिलरली 5 2 क्या होता है 5 इंटू 2, तो 5 2 10, 10 प्लस 2 इज 12, ठीक है। अब बाकी नीचे की वैल्यू एज इट इज़, वही कहता है कि रिमेन सेम। जहाँ ऑपरेशन लगेगा उसमें चेंजेस आएंगे, और बाकी जो हमारी वैल्यू है डिटर्मिनेंट के अंदर वो एज इट इज़ रहेगी। वही इसका प्रॉपर्टी का मेन मीनिंग है। पहले वाले में हमने प्लस और माइनस के बारे में बताया था, इस वाले में मल्टीप्लाई भी ऐड हो गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी लास्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 7। प्रॉपर्टी 7 क्या कहती है, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो, कोई भी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट जो है रो का और कॉलम का, वी सेपरेटेड द डिटर्मिनेंट्स, वो जो है हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं, चाहे वो प्लस में हो, चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो, ठीक है। कोई भी वैल्यू, इसमें मैंने यहाँ पे इसलिए साफ लिखा है इफ़ ईच एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो या सारे एलिमेंट्स हो ऑफ अ रो कॉलम वी सेपरेटेड द डिटर्मिनेंट्स, तो उनके हम डिटर्मिनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी एलिमेंट के साथ एडअप हो, हम लोग उनको सेपरेट कर सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी 7 हमारी लास्ट प्रॉपर्टी कहती है। इसका मीनिंग क्या है, चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारी वैल्यूज़ हैं डिटर्मिनेंट्स की। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, कॉलम कोई भी ईच एलिमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है ना ईच एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, चाहे वो रो का हो चाहे वो कॉलम का हो, कोई भी एलिमेंट हो, उसको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग इसको अलग कैसे करेंगे, ये देखिए, x की वैल्यू के साथ सारे एलिमेंट एंड ए बी की वैल्यू के साथ सारे एलिमेंट, इसी को हम कहते हैं सेपरेट द डिटर्मिनेंट्स। सेपरेट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स का मीनिंग ही यही होता है कि हम लोग एक साइड के एक एलिमेंट, इधर साइड के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अलग लिख लें, और जो दूसरी साइड के एलिमेंट जिसके साथ ऐड है, ये सब्ट्रैक्ट है, उसको हम अलग से लिख लें। इसी को कहते हैं सेपरेट द डिटर्मिनेंट्स, ठीक है।
इसकी जगह चाहे हम लोगों की वैल्यूज़ ही क्यों ना हो, जैसे यहाँ पे 2x+8 लिखा हो, तब भी वो इस तरीके से सेपरेट हो सकती है। 8, 9, 10 की वैल्यू इधर साइड आ जाएगी, x, y, z की वैल्यू इधर साइड आ जाएगी। ठीक है, इसी को हम कहते हैं सेपरेशन द डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, हमारी जो है 7 प्रॉपर्टीज़ है टोटल। ये सातों प्रॉपर्टीज़ का यूज़ जो है एक्सरसाइज 4.2 में होगा। प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस इस प्रॉपर्टी से रिलेट करके क्वेश्चंस आते हैं। प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेश्चंस आते हैं। 4.2 में जो एक्सरसाइज है ना वो इंपॉर्टेंट है, और वो सारी एक्सरसाइज जो है वो इस प्रॉपर्टी पे भी बेस्ड है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जिन लोगों को इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं समझ में आई है, या आपके स्कूल में कहीं पे भी अगर एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ भी सिखाई हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसका इजी वे करके आपको समझा दूंगी। जर्नली एनसीईआरटी के लिए यही इतनी ही प्रॉपर्टी इनफ है, और इतनी ही प्रॉपर्टीज़ के बारे में एनसीईआरटी में हमारे बात हुई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।